So hello everyone and welcome back to this amazing series of PYQs। अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वही हमारा तरीका रहने वाला है, सबसे पहले बेसिक्स को समझेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर अटैक। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के आज के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन PYQ सीरीज। सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। या सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री होती है 2। डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री वेरिएबल की होने वाली है 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको जानना पड़ेगा और वो यहाँ पे पड़ी है ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के अंदर आती है। यहाँ पे पावर 2 है, इधर पावर 1 होगी और यहाँ पे जो x है उसकी पावर 0 होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के नाम से जाना जाता है। क्लास 8-9 के अंदर हम पढ़ के आते हैं इस मेथड को। सेकेंड मेथड जो होता है दैट इज नोन बाय द नेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो अंग्रेजों ने दिया नाम है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है। इसका एक्चुअल नाम है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला है, आगे जा करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रखा था मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए चलूँगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, एक पोल है, इट हैज़ टू बी इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क है और उसके यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, एक पोल लगा दिया गया है। यहाँ पे इसके ए और बी दो गेट्स हैं। एक बड़ा सा स्टेडियम है, इसके दो गेट्स हैं ए और बी, डायमीटर के ऊपर है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, आमने सामने। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि देखो डायमीटर तो उसका 13 है, पूरे पार्क का जो डायमीटर है वो 13 मीटर्स का है। इसने कहा है इसकी जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 7, कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस है, इधर से इधर तक बी डिस्टेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 7 है। ओके, अब आपको बताया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो दोनों गेट्स में डिफरेंस क्या होगा। एक जनरल सी बात है, आपको एक छोटी सी थ्योरम याद रखनी है कि कोई भी सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर के थ्रू सेमी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल आर ऑलवेज अ राइट एंगल। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख जाएगा। तो इन ट्राइंगल एबीपी न्यूज़ सबसे तेज, अच्छा वो आज तक है क्या, इन ट्राइंगल एबीपी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। अब यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर। इधर की बात करें, इसका जो बेस है वो a है। एक चीज याद रखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a माइनस बी, जो मतलब b और a का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस इज 7 मीटर्स। तो अगर यहाँ पे सपोज दैट ये a है तो ये वाला क्या होगा 7 प्लस a होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 7। भाई अगर ये a है तो ये a से 7 ज़्यादा है, यही होता है डिफरेंस। तो इधर आपको क्या लिख देना है, बेस के अंदर a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के अंदर क्या आ जाएगा 7 प्लस a का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 13 का स्क्वायर इज 169, a का स्क्वायर इज a², 7 प्लस a का स्क्वायर, चलिए डायरेक्ट ओपन ही कर देते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, a का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, प्लस b का स्क्वायर
b की जगह a खुद ही आ रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 7 2 ज़ा 14a, इस तरीके से। अब क्या करना है, जो जो सिमिलर पावर्स के हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, उनको एक तरफ रख लो। जैसे a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ के हो रहा है 2a स्क्वायर, 49 प्लस का माइनस में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 120। 14a पड़ा है तो इधर 14a लिख दो। सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 140 नहीं है 14a है, तो ये हो जाएगा आपके 60, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, इधर आ जाएगा 7a, प्लस का 60 है उधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 60, इस तरीके से। अब आपको इस इक्वेशन को करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं, देखो सिंपल सा है, अभी मैं समझाने वाला हूं। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या कहता है ये कहता है जो लास्ट टर्म है आपकी 60, इसकी इस तरीके से फैक्टर ढूंढने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए। तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 60 जो होता है वो 12 5 होता है, आप सबने पढ़ा होगा 12 5 60। क्या 12 और 5 का डिफरेंस जो है वो 7 आता है, बिल्कुल आता है। आपको प्लस का 7 चाहिए तो प्लस का 12 ले लो और माइनस का क्या ले लो 5। इससे होगा क्या, 12 माइनस 5 7 बन जाएगा। आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी कि जब भी ऐसा आपको मिल जाए फैक्टर तो आप यहाँ पे प्लस 12 लिख लो, माइनस 5 लिख दो, आगे आपने जो a है तो a लिख लो, ये एक फैक्टर बन गया, ये दूसरा फैक्टर बन गया। फैक्टर से जीरोज निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को जीरो के इक्वल रख लो। a प्लस 12 को जब आप जीरो के इक्वल रखोगे तो a माइनस का 12 आ जाएगा। यहां से a माइनस 5 को आप जीरो के इक्वल रखोगे तो a प्लस का 5 आ जाएगा। एक जनरल सी बात है, आप साइड ढूंढ रहे हो ट्राइंगल की, वो माइनस 12 तो होगी नहीं, वो 5 ही हो सकती है प्लस की। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है 5। 7 प्लस a क्या होता है, यानी 7 प्लस 5 दैट इज 12। ये आपका आंसर है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, 2 घंटे कम टाइम लगाती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 400 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए 2 स्टेशन है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 10 किलोमीटर आर पर मोर देन 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले तो भाई पैसेंजर ट्रेन लाओ, मैं तो कहता हूँ एक्सप्रेस ट्रेन लाओ तेजी से एकदम। ये आ गई है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन। ये कह क्या रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये तो तेज चलती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे भाई, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का थोड़ा सा काम आ गया है। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये रेशियो होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आपको टाइम की इक्विवेलेंट चीज़ें दी गई है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इन्हीं से ही ये सॉल्व होगा। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा कि कम लगेगा, ठीक है। सपोज दैट एक जो बच्चा है वो तो ये साइकिल लेकर के आ रहा है, कैसे बनती है साइकिल, ऐसे ही कुछ होता है। ये साइकिल लेकर के आ रहा है एक बच्चा, ठीक है। एक बच्चा है, बच्चा तो क्या बड़ा है, वो कार लेकर के आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो कार वाला इंसान होगा वो जल्दी पहुंच जाता होगा, अनलेस की इतनी पतली गलियां हैं जहाँ से कार निकलती नहीं और साइकिल वाला शूं शूं करके निकाल के ले गया, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, अगर आपकी स्पीड जो है वो कम है तो आपको टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप ये बात समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। देखो इधर इसने कहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, मान लो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन है, उसको y मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे कहा गया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मार्जिन रह रहा है। दोनों ही ट्रेन चल तो 400 किलोमीटर ही रही है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों ही ट्रेन चल तो 400 किलोमीटर ही रही है, स्पीड जो है दोनों की वो डिफरेंट है। ये जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है, ये मैं कह रहा हूँ पैसेंजर के लिए, ठीक है, जो ज़्यादा लगाती है ना टाइम, उसके लिए है ये, उसकी तो स्पीड है x।
दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है x+10, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से चल रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना कम समय ले रही है। तो ये आ गया आपके दोनों का डिफरेंस। कह रहा है दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2 आवर्स का। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ। इधर आओ तुम, जगह कम पड़ेगी बाद में। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 400 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ। 400 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1/x माइनस 1/x+10। इधर क्या है 2। इस 2 से 400 को कट कर देते हैं। कैलकुलेशन कम करना आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में यही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे कट गया, इधर आ गया 200। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ की बात करें x+10 इधर होगा, LCM लेना आता है ना सबको, तो ये 200 तो यहाँ ब्रैकेट में पड़ा है। इधर x+10 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा x+10। इधर x जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो यहाँ आएगा x। नीचे क्या आ जाएगा, x × x+10 इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे x क्या हो गया, कैंसिल। 10 यहाँ पे पड़ा है, उसकी मल्टीप्लाई 200 से होगी, दैट विल बी 2000। नीचे जो है x × x+10 ये इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई तो कोई काम की है नहीं। x की मल्टीप्लाई x से होगी x², x की मल्टीप्लाई 10 से होगी x+10। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 10x। प्लस का 2000 है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो x² + 10, इधर x भी होगा, + 10x माइनस में 2000। अब आपको करना क्या है, इस 2000 का इस तरीके से पोस्टमार्टम करना है कि डिफरेंस जो है वो 10 आ जाए। ठीक है, ऐसे आपको फैक्टर्स निकालना है, तो अभी निकाल देंगे इस तरीके के फैक्टर्स। तो बात आती है इनके फैक्टर्स क्या होंगे। इनके फैक्टर्स जो है अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, यहीं पे वीडियो पॉज करें, कमेंट करके बताएं। और अगर नहीं पता है या लिख भी दिया है आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ 50 और 40 के हो गए हैं फैक्टर्स। 50 × 40 होता है 2000। ठीक है, 50 × 40 क्या होता है 2000, और इनका गैप जो होता है वो 10 का होता है। तो यही आपकी स्पीड्स हैं। 50 km/h स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, यही आपके आंसर्स आते हैं। ठीक है, 50 km/h एक्सप्रेस ट्रेन की, 40 जो है वो आपके है पैसेंजर ट्रेन की। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑल राइट, तो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h। 18 km/h है एक नाव की स्पीड। It take half an hour extra going in 12 km upstream instead of going the same distance downstream। सबसे पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स को भी एज्यूम करने से पहले हम समझेंगे कि ये जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो नाम आए हैं वो क्या है। ओह, स्पीड ऑफ बोट कैसे आई है देखो, एक बार और बताते हैं तुम्हें। मज़ा आया इसको देख करके, ये देखो। चलो देखो, ये जो बोट आई है बड़ी ही स्पीड से और अपना पानी साथ ही लेकर के आई है। तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो 18 km/h है। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, एक जनरल सी बात समझे। जैसे कि ये ब्रिज है, ठीक है, जब भी आप ब्रिज के ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। क्यों लगती है, क्योंकि आप जितना जितना ऊपर जाते हो उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपको एक्स्ट्रा फील करने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका अप जा रहे हो तो मुश्किल जाया जाता है, यानी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। इधर से अगर आप यहाँ पहुँच गए हो और अब नीचे जा रहे हो तो आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, यानी डाउन जाओगे तो स्पीड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो आपका खुद का पुश मिल रहा है और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और मिल रहा है, क्योंकि वो भी आपको खींच रही है, अर्थ भी कह रही है आओ बेटा पास आओ। तो ये क्या होता है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब ये सेम चीज़ पानी में कैसे लगेगी, देखो पानी खुद भी बहता है, नदी है वो बह रही है, मान लो वो इस डायरेक्शन में बह रही है और तुम अपनी नाव लेकर के इस डायरेक्शन पहुंच गए, तो इसको क्या कहा जाता है, अपस्ट्रीम। आप ऑपोजिट जा रहे हो, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, स्पीड का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या है पानी की स्पीड चल रही है और एक उसके साथ क्या चल रही है, आपके नाव की स्पीड। दोनों की स्पीड जो है वो ऑपोजिट है। भाई पानी तो कह रहा है मेरे साथ चल, आप कह रहे हो हैं उस तरफ जाऊंगा, तो दूसरी तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या, ये जो बोट है इसकी स्पीड तो आप मान लोगे x km/h,
और ये जो पानी है इसकी स्पीड आप मान लोगे 5 किलोमीटर पर आवर। इसको स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रीम यानी जल का बहाव। बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये जो बोट है ये x है और ये y है। ये कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18, और भी अच्छी बात है। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इंस्टेड ऑफ गोइंग सेम किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम जाओगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम यानी टाइम ज़्यादा। आपको मैंने बताया टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस इन दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है, और वो क्या है 12 किलोमीटर। ये कह रहा है 12 किलोमीटर। अपस्ट्रीम जब जाते हो तो स्पीड क्या हो जाती है, कम। दोनों का क्या आता है, डिफरेंस। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मान लो 10 की स्पीड से अपनी बोट भगा रहे हो, ठीक है। बोट तो जा रही है इधर इधर, पर पानी आ रहा है इधर इधर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हुआ क्या, दोनों का एवरेज निकलेगा, यानी कि एवरेज स्पीड जो आएगी वो आपकी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज क्या निकलेगा, दोनों का डिफरेंस निकलेगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपके 12/x - y, ये तो है अपस्ट्रीम। अब कह रहा है ऐसे ही अगर डाउनस्ट्रीम लेकर के जाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, x+y हो जाती है। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आधा घंटा आ रहा है। क्वेश्चन ने कहा ये जो x है, ये बोट की जो स्पीड है वो 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/18 - y है, यहाँ पे 1/18 प्लस y इक्वल्स में 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी होगी, इधर से जाएगा ये उधर, तो हो जाएगा 18 प्लस y। इधर से ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 - y। बट देखो बच्चे जो सबसे सिली मिस्टेक करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। साइन बदलता है जब भी माइनस आ जाता है। नीचे 18 - y, 18 प्लस y की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनकी जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये a - b a + b यानी a² - b² हो जाएगा। इधर जो आपको दिया गया है 18, इसका स्क्वायर होता है 324, y का स्क्वायर होता है y²। अब ये सारी इक्वेशन एक y के फॉर्मेट में हो गई है। उसके साथ जब ये माइनस खुलेगा तो माइनस का 18 और प्लस का y हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, 18 से 18 तो कट हो जाएगा, y और y 2y आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, अंदर बचेगा 2y, नीचे क्या बचेगा 324, माइनस में क्या बचेगा y² इक्वल्स में क्या बचेगा 1/2। इस तरीके से ये 12 2 = 24। इसको आप फर्दर सॉल्व करके होमवर्क सेंड करेंगे। इसका जो फर्दर सॉल्यूशन है ये काफ़ी इजी है अब तो, क्योंकि अब इक्वेशन तैयार हो गई है क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। ये 12 2 = 24 इधर आएगा तो 48, या लिख ही देता हूँ मैं, पूरा लिख ही देता है। ये हो गया 12 2 = 24, डिवाइड का 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा 48। यहाँ पे आ गया 48y, ये जो नीचे से है इधर जाएगा तो हो जाएगा 324 - y²। ठीक है, एक तरफ अगर आप लाना चाहे तो ये हो जाएगा y² + 48y - 324 इज इक्वल्स टू 0। ये आप करेंगे होमवर्क के अंदर। इसका आंसर जल्दी से मुझे करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, तो ये कह रहा है कि ये जो है डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, यही एक पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक ज्वाइन कर दो, इसको डायगोनल कहा जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये कह रहा है कि 40 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 20 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। कोई बात नहीं, अगर हम शॉर्टर साइड को x मान ले तो ये कह रहा है लॉन्गर साइड 20 ज़्यादा है, और जो डायगोनल है यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो 40 ज़्यादा है। आप ध्यान से देखोगे रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है भैया हाई ब्लड प्रेशर b² + p², हाई BP, h का स्क्वायर यानी 40 + x का स्क्वायर।
B फॉर बेस, बेस हो जाएगा 20 प्लस एक्स का स्क्वायर। P फॉर परपेंडिकुलर दैट इज एक्स का स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 42 ज़ा 80x। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर प्लस 40x, प्लस में एक और क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर तो चला गया, ये तो गया, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं पाया। 400 प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा, 1600 में से 400 जाएगा तो इट विल बी 200। यहाँ पे 80x है, इधर 40x है, माइनस में आएगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 40x ही बचेगा। एक तरफ क्या आ गया है एक्स स्क्वायर, इस सब को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 1200, ये आपकी बन गई है इक्वेशन। और इसका मुझे आप बताएंगे सॉल्यूशन, इसका मुझे आप क्या बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे कमेंट करके फटाक से। तो इसका आंसर कमेंट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है भैया फैक्टराइजेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है तो मैं इसके फैक्टर्स भी आपको बता देता हूँ। तो इसके फैक्टर हैं 60 और 20, 60 और 20। चलिए आप मुझे आगे फर्दर पूरा सॉल्व करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है 17-7 वाला, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमिलर आ गया है, पहले हम कर चुके हैं ये पोल वाला क्वेश्चन, पर इसका शायद डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या चेंज। पुराना जो पोल वाला है ये 13 और 7 का था, वो 17 का है। तो ये आप खुद मुझे करके बताएंगे, ये मुझे आप खुद करके बताएंगे। डेटा चेंज है पर मेथड बिल्कुल सेम है, डेटा चेंज है मेथड सेम है। ये आपका हो गया है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन करके यहाँ पे दिए गए नंबर्स पे सेंड करना है, उसके साथ में अगर आपने जो सॉल्यूशन निकाल लिया उसका आंसर जो है, मतलब फाइनल जो आंसर होता है कि व्हाट डिस्टेंसेस जो है वो आपको कमेंट करके बताने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन है 300 किलोमीटर की यूनिफॉर्म पहन के स्पीड में है। अरे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है एक ही स्पीड में, तेज़ धीरे हो ही नहीं रही वो। इफ़ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर मोर, तो 1 घंटा कम लगता। चलो भाई ट्रेन आ गई है, फटाफट छुक छुक ट्रेन के क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है, इस बार इसने 300 कहा है, 300 यहाँ पे लिख देंगे। क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन में टाइम। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300। ये कह रहा है कि भाई अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम होती है या ज़्यादा होती है, ऐसा करना है ना, ज़्यादा करना है इसमें। चलो अगर 10 की स्पीड ज़्यादा होती तो दोनों में फ़र्क 1 घंटे का आता। ये जो है ट्रेन थोड़ी धीरे चल रही है, समय क्या ले रही है, ज़्यादा ले रही है। 3 घंटे में पहुंच रही है तो ये 2 घंटे में ही पहुंच रही है, क्योंकि इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, चौथे गियर में गाड़ी डाल दी है। चलिए भैया इसको अब करेंगे सॉल्व। तो 300 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1/x, माइनस में आ जाएगा 1/x प्लस 10, इधर बचेगा 1। सॉल्व कर लेंगे x प्लस 10 और x इधर से जाएगा। देखो ये पहले हम कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा इसे स्टेप्स को स्किप करूँगा। x हटेगा, 10 कट जाएगा, 3000 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। एक तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 3000 और 10x। देखिए 3000 को इस तरीके से तोड़ना है कि डिफरेंस जो है वो 10 का आ जाए, तो फटाक से इसका आंसर हम निकाल लेंगे। इनमें गैप हमें 10 का ही चाहिए, तो क्यों ना हम 50 और 60 ऐसे दो चीज़ें ले लें, 50 और 60। तो देखिए स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, बढ़ा के स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, इसलिए उनका गैप भी क्या आ रहा है, 1 घंटे का। जैसे कि 300 जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप काम करते तो 6 घंटे में पहुंच जाते। 60 कर दी तो अब आप 5 घंटे में पहुंच रहे हो, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। समझ गए।
नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ लॉन्गर साइड इज 23 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। बिल्कुल सेम है, डेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्टर साइड x है, लॉन्गर साइड यानी ये जो लेंथ है वो क्या हो रही है 23 ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार आते थे, बहुत बार रिपीट होते थे। ये जो मैं कह रहा हूँ ना 2013 से जो पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके पास में, आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। आरबीएससी बच्चों के हित के लिए काम करता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इधर होगा 25 का स्क्वायर, बेस जो है वो कितना है आपके x का स्क्वायर हो गया, x प्लस 23 का स्क्वायर हो गया। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? 23 का स्क्वायर 529, 25 का स्क्वायर 625 करके ही बता देते हैं। तुम क्या है कि बहुत आलसी बच्चे हो, फिर कमेंट करके बोलोगे कि सर हमसे ही सारा काम करवाना था तो वीडियो काहे बनाया। एक्स स्क्वायर 23 का स्क्वायर हो गया 529 प्लस में 23 का डबल हो जाएगा 46 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कट हो जाएगा, वही एक सिमिलर पैटर्न चल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, 529 और आपके क्या है 625, इसको आपको करना है सब्ट्रैक्ट 49। ये आप खुद ही कर लो, ये आप खुद ही कर लो। ठीक है, ये मैं चाहूँगा आप खुद करें, ज़रूर करें। ये आपका होमवर्क है, कुछ ज़्यादा ही आसान निकला ये क्वेश्चन इसलिए। और इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ आएगी वो आपको करनी है कमेंट, जिसका कमेंट सबसे पहले वही हमारा विजेता। नेक्स्ट, इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आप कह रहे हैं तो। उससे पहले मुझे लगता है लैपटॉप को चार्ज लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये इस तरीके से आपको दिया गया है और आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि अब मेरी आवाज़ और लिप्स जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। पता नहीं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या करता है, मेरे लिप्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है और आवाज़ का सिंक्रोनाइजेशन है उसको काफ़ी गड़बड़ा देता है। कोई बात नहीं, इतना हम मैनेज कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। सिंपल सी एक इक्वेशन दी गई है, कहा है फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दो, और हम है तेजू बच्चे, अभी हम सॉल्व कर देंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे है 1/x-2 प्लस में आपको दिया गया है 2/x-1 इक्वल्स में दिया गया है 6/x। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, यहाँ पे x-1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x-1 ही आएगा। ठीक है, ये पूरे का एलसीएम लिया जा रहा है तो नीचे आएगा x-2, इधर आ जाएगा x-1। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलूँगा, एक भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी पूरे से तो यहाँ पे आएगा 2x -2 2 ज़ा 4। इधर है आपके 6 अपॉन में क्या आ गया है x। इसको सॉल्व करेंगे 2x और x हो जाएगा 3x। -1 -4 दोनों हो गए आपके मिल करके माइनस का 5। नीचे जो है a - b और ये भी मतलब a - c है। वैसे इसको x + a x + b की आइडेंटिटी कहा जाता है, बट कोई बात नहीं, मैंने कहा ना एक एक स्टेप करके बताऊंगा। x की मल्टीप्लाई x से होगी तो आएगा x²। x की मल्टीप्लाई -1 से होगी -x, फिर -2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो -2x, और -2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो प्लस का 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स में 6 अपॉन में आ गया है x। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, डिवाइड का x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 5x। इधर नीचे की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो उससे पहले ये देख लो, x और माइनस का x 2x दोनों हो गए 3x। तो 6 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x² माइनस के 3x प्लस के 2 से, इस तरीके से। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x² माइनस 5x, 6x² माइनस 6 3 ज़ा 18x प्लस का 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये प्लस का 6x² है, इधर आके आ जाएगा 3x²। क्यों हो गया? क्योंकि 3x² इस 6x² में से सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस का 5x है, इधर आके प्लस होगा, 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा।
प्लस का 12 बेचारा अकेला ही बैठा है आज तक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है क्योंकि सब कुछ आप वहाँ ले गए। 12 और 3 देखो AC यानी कि 3 × 12 क्या है ये AC अभी बताते हैं। ये होता है AX² + BX + C। तो A आपके 3 है, C आपके क्या दिया गया है, 12, ठीक है। तो AC जो निकला है वो 12 3 × 36 निकला है, यानी मल्टीप्लाई करे तो 36 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 13 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स आपको निकालने हैं, क्या आप निकाल पाएंगे इसको? 9 और 4 ऐसे दो नंबर्स होते हैं, तो 3x² माइनस में आ जाएगा 9 और 4x, प्लस का हो गया 12, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा x - 3। इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x - 3। आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस था, अरे भैया ब्रैकेट के बाहर माइनस आते ही अंदर के साइन भी तो चेंज होंगे। तो x - 3 एक ब्रैकेट में, ओ 3x नहीं लिखे क्या, और 3x - 4 दूसरे ब्रैकेट में, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो एक जो आपका अल्फा आएगा वो तो आएगा 3, बीटा जो दूसरी वैल्यू है वो आएगी माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 अपॉन में 3। ये आपके आंसर है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट स्लाइड, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको पहले समझना भी तो पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझाएंगे यहाँ पे। नेचर ऑफ रूट्स, क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स? देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ओहो सॉरी थोड़ी आवाज़ आ रही है, चेयर सरकानी पड़ रही है आगे की तरफ। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है तो उसको पूरा सॉल्व करने से पहले ही आप पता लगा सकते हो कि उसका आंसर कैसे आने वाला है। क्या उसके जो रूट्स हैं वो निकलेंगे, क्या वो रूट्स इक्वल निकलेंगे या वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग निकलेंगे। उसको निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट उसका यूज़ किया जाता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या? देखो आपने एसएसटी में डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर पढ़ा होगा, एसएसटी में आपने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा होगा। मतलब क्या होता है, अब भेदभाव करना, कैसे पता चले यानी डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इस जो इतनी सी चीज़ को b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, और यहाँ से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में हम समझना शुरू कर देंगे। इसी को ही क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी श्रीधर आचार्य फार्मूला। क्या यही है सर? बिल्कुल यही है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे राइट श्रीधर आचार्य फार्मूला तो आपको इसको फटाक से उतार देना है। अब बात करते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो ये b² - 4ac है। अगर ये b² - 4ac आपने निकाला और ये क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया, तो वन रियल सॉल्यूशन, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इक्वल सॉल्यूशंस। इसको इक्वल सॉल्यूशंस कहा जाता है, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। यानी जो दो आंसर आएंगे ना आपके अल्फा और बीटा, वो बिल्कुल बराबर आएंगे, एक ही जैसे आएंगे। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो डिस्टिंक्ट आता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं भैया। और अगर ये 0 से छोटे होते हैं तो सॉल्यूशन ही नहीं आते, नो रियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसके नहीं निकल पाते हैं। इसको आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व नहीं करते हो, क्योंकि ये नेगेटिव रूट्स देने लग जाता है, इमेजिनरी सॉल्यूशंस देने लग जाता है। अब आते हैं हमारे वापस क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन था फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम समझ गए कि सर d होता है, और इसको हम निकालते हैं b² - 4ac से। इसमें अगर बात करें तो ये a है 3, b आपको दिया गया है -4√3 और c आपको दिया गया है 4। तो सर इससे निकाल दे फिर। अरे बिल्कुल निकाल दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इसको बस पुट करते जाओ, b का स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर कर देना है, 4 को 4 रखना है, a आपके 3 है, c जो है वो 4 है। इसको हमें करना है सॉल्व। 4 का स्क्वायर होता है 16√3 का 3, यानी 16 3 ज़ा 48। 4 4 ज़ा क्या होता है 16, 3 ज़ा क्या होता है 48। क्या ये दोनों 0 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं।
क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते ही 0 हो रहा है, सेम में से सेम चला गया, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। वैसे तो इसने रूट्स को पूछा ही नहीं है, इसने सिर्फ इतना ही पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, रियल एंड इक्वल रूट्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें भी यही करना है। सबसे पहले मुझे बता दें आप जल्दी से कमेंट करके कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दें। यहीं पे ही रिवीजन कर लेना है ताकि बार बार आपको घर जा कर के, या मतलब होंगे तो घर पे ही, ऑनलाइन क्लासेस है तो बार बार आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े इसके बाद। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का सही आंसर। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे। बी का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा, 4 का 4 है, ए आपके 2 दिया गया है, सी जो है वो -1 दिया गया है। यहाँ पे इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि कमेंट करके कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ओहो, ये कैसा कमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्लाइड ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हमारे जो स्टार स्टूडेंट्स हैं पिछले वीडियो के, उनके बारे में सबसे अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं मुझे ही मिले हैं इस संसार में, जिन्होंने बहुत शिद्दत से सारा काम किया है। तो वो हमारे जो शानदार बच्चे हैं उनका नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। आप सबके लिए ज़ोरदार तालियाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो बच्चे हैं, एक तो प्रियंका चांगरा, बड़ी अच्छी बच्ची, सारे के सारे क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स दिए हैं, कमेंट किया है और होमवर्क भी भेजा है। रितिका हटीला, सभी क्वेश्चंस के आंसर किए प्लस होमवर्क, और उसके साथ बिना होमवर्क दिए हुए भी वो सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाना। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सभी के सभी क्वेश्चंस को भी किया इन्होंने, जो होमवर्क के थे और जो क्लास में भी करवाए उनके भी नोट्स बनाए। राजश्री, बेहतरीन परफॉर्मेंस इतने सारे वीडियोस के अंदर, जितने हमारे PYQ सीरीज़ के होमवर्क मैंने दिए हैं सब वीडियोस को बराबर देखा है, उनको अच्छे से किया है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। गामिनी, प्राउड ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे खुशबू, ये जो बच्चे हैं ये लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इसलिए इनको मैं पहनाऊंगा मेरी तरफ से मेडल और एप्पल देंगे इनको, है ना, खाना बहुत ज़रूरी है, और इनको हम देंगे स्टार। तो ये हमारे प्यारे बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां मेरी तरफ से भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझने से पहले हमने ये सब समझ लिया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल इफ, के रियल कब नहीं होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर जल्दी से आप करेंगे, कमेंट कर दो भैया, कर दो फटाफट, कमेंट कर दो। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही सब कुछ समझाया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, वो है ax² + bx + c। बस इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन को ले आओ, इतना सा काम आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कर देते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो है x, अरे यार ये तो कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। इस पूरे स्लाइड पे कोई कलर चल ही नहीं सकता वाइट के अलावा। कोई बात नहीं, इसी को कर देते हैं। x-2 दे रखा है, इसको हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, किसी काम का ही नहीं है, फालतू में ब्रैकेट दे दिया है, फ्री का है, मतलब क्या कहीं भी दे दोगे। 3x की मल्टीप्लाई x से होगी तो हो जाएगा 3x²। 3x की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो हो जाएगा 3 2 = 6x। वेरी नाइस, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। x और x तो कट ही हो गया, ये तो मैंने कहा ना फालतू में ही दे रखे हैं। माइनस का 2 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। 3x² - 6x - 2 जो है वो प्लस हो गया, इक्वल्स में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है, और इसी को आप कहेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसके नेचर निकालने हैं रूट्स के। तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए ये है हमारे D फॉर धर्मेंद्र, b² - 4ac।
ये आपको निकालना है और मुझे बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या रहता है। चलो मैं खुद ही बताता हूँ इस एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो b है वो है आपके -8, यहाँ पे आ जाएगा -8 का स्क्वायर 4, a कितना है 3, c कितना है -16, 8 का स्क्वायर इज 64, यहाँ पे 16 4 जो होता है 64 ही होता है। ओहो प्लस में जा रहा है ये तो देखो एक जनरल सी बात बताऊं, ये माइनस है भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे अगर आप 12 इंटू 16 करना चाहे आपकी मर्जी है कि ये 12 इंटू 16 मैं कर दूं, बट एक जनरल सी बात है, क्या ये पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? जब आप इनको जोड़ोगे तो कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, उसके साथ ये जीरो से क्या आएगा बड़ा आएगा, जीरो से ऑब्वियसली क्या आएगा बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया डी जो है वो जीरो से क्या है बड़ा है। जब भी डी जीरो से ज़्यादा आता है तो रियल एंड कैसे रूट्स आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो ये हमारे रूट्स का नेचर हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इस तरीके से। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x - 180। कुछ हद तक चार्ज हुआ है क्या लैपटॉप, ताकि मैं अपनी मुंह और आवाज़ को वापस सही कर सकूं एक बार के लिए। इसको हटाते हैं। क्या अब मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो भी चलने तो कोई बात नहीं। हाँ, हमें तो देखो वैसे भी कंटेंट डिलीवर करने से मतलब है, आवाज़ चाहे कैसी भी आ रही हो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए बच्चों के। तो फाइंड द रूट्स दैट इज x² - 8x - 180। ये सारी स्लाइड्स मैंने क्यों ली है जिस पे ढंग से कुछ दिखता ही नहीं है। देखो इसको निकालने का काफ़ी सिंपल तरीका मैंने बता रखा है, आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। 180 जो है उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि 8 आ जाए, यानी उनका डिफरेंस जो है वो 8 आना चाहिए। तो क्या क्या होता है ऐसे फैक्टर्स अभी बताते हैं। काफ़ी सिंपल फैक्टर्स हैं इनके, और वो होते हैं 18 और 10। अभी भी लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। 18 और 10 इनके आ गए हैं फैक्टर्स, इसको हम कर देंगे सॉल्व। मैंने बता रखा है 18 हो जाएगा इसके अंदर, अगर आप बात करें कि 18 जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा माइनस का, 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का, तभी तो -8 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आपके कदमों में। रूट्स निकालने तो अल्फा आएगा प्लस का 18, बीटा जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 10। अगला क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल द वैल्यू ऑफ k विल बी। अगर देखो रूट्स इक्वल होते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और वो चीज़ क्या पढ़ी थी कि d जो होता है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे सही चल ही नहीं सकती है क्या? हाँ पीला कर दें तो और भी बुरा दिख रहा है। हे भगवान, कोई कलर सही नहीं चल रहा। d जो है वो 0 आएगा, d 0 का मतलब हो गया b² - 4ac 0 आएगा। इसको फटाफट रख के k की वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपको एक बात समझ आ रही है, और वो बात क्या है कि यहाँ पे a जो है वो कितना है 1 है, b जो है वो कितना है -k है, और c जो है वो कितना है 4 है। यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। b² का मतलब हो गया k², माइनस का हो गया 4, a आपके 1 है, c आपके 4 है, और ये सारी चीज़ 0 के इक्वल आ रही है। तो k² जो है 4 × 4 16 के इक्वल हो गया। स्क्वायर इधर जाते ही क्या हो जाएगा रूट, और वो हो जाएगा +-4, क्योंकि 16 किसका रूट होता है प्यारे स्टूडेंट्स 4 का। नेक्स्ट, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लिख के बताएं। क्या ये मुझे लिखने की ज़रूरत है क्या ये मुझे लिखने की ज़रूरत है? सच बताइए, क्योंकि मैंने इतनी बार तो इसको बीच बीच में आपको बता दिया। तो ये मुझे कमेंट करके बता देना आप, ठीक है? होमवर्क कॉपी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। होमवर्क डू इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक। अब कोई भी चीज़ ऐसी छूटेगी नहीं वैसे तो, बट फिर भी एक आध क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद ही करवाऊँगा आपको, जैसे कि ये डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखो अगर ये कह रहा है एक नंबर जो है 1 नंबर वो x है,
तो दूसरा नंबर इसका 3 गुना है, अदर नंबर इसका 3 टाइम यानी 3x है। ये कह रहा है इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर्स। या तो इसने कुछ स्क्वायर स्कोर देना चाहिए था, ये तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं बन गया क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, या तो प्रोडक्ट देता है, ऐसे तो ये बनेगा ही नहीं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26, डिफरेंस जो है वो 26 है। 2x इज इक्वल्स टू 26 हो गया, x जो है वो 13 आ गया। एक नंबर 13 है, दूसरा 39 है, दूसरा नंबर 39 है, पर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कुछ आया ही नहीं। या तो देखो ये इक्वेशन हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से टाइप हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 26, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, इसने तो सिर्फ इतना लिखा है दो नंबर का डिफरेंस 26 है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 3 गुना है यानी 3x है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। इसके अकॉर्डिंगली तो यही आपके आंसर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई क्वेश्चन बना नहीं क्वाड्रेटिक का, बट ठीक है, अगर दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, इतना आसान मिल रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, हाइपोटेन्यूज इज 13। देखो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये होगा, चलो ट्रिपलेट छोड़ो, पूरा ही सॉल्व करवाते हैं। इसने कहा है हाइपोटेन्यूज 13 दिया गया है, ठीक है। ये जो है ये 7 लेस है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन बेस, अगर बेस x है तो ये 7 कम है इससे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, ठीक है। तो ये 13x और x माइनस 7 दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, ये जो सबसे लंबी साइड है इसी को आप हाइपोटेन्यूज कहते हो। ये जो है ये आपका बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी तक आप अनगिनत बार इस बात को समझ चुके होंगे। h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो गया है। बेस जो है वो आपके कितना दिया गया है, x दिया गया है। p जो है परपेंडिकुलर वो x माइनस 7 दिया गया है। मैंने आपको हर बार कहा है मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज किया करो, खुद से सॉल्व ज़रूर किया करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही है। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 49 इधर जाएगा तो हो जाएगा 120, माइनस में यहाँ पे दिया गया है 14x तो 14x, पूरे का डिवाइड अगर आप कर दोगे तो हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 7x। अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। 12 5 होता है 60, 12 और 5 इसकी आंसर आएगा। अगर ये 5 है x तो ये क्या आएगा, सॉरी, अगर x क्या आ रहा है 12 तो ये क्या आएगा 5 आएगा। यही इसका आंसर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा सेम रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में भी सेम ही इक्वेशन बन रही थी। अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो रिमाइंड करके एक बार देखना ज़रूर। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, जैसे ये देखो ये दिया हुआ ना सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ऐसे में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2024 के अंदर। बिल्कुल 4 मार्क्स डिजर्व नहीं करते, पर आप लोग करते हैं डिजर्व, क्योंकि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो। तो ये कह रहा है दो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार आने वाले नंबर्स, इसको कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है और पॉजिटिव नंबर्स है। देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। अरे वाह, तुम तो मैथ्स में बहुत होशियार हो गए। तो ऐसे ही अगर x एक नंबर है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, हमेशा क्या होता है +1 +1 +1 होता जाता है, तो अगला नंबर x +1 होगा, ठीक है। तो ये होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओ भैया मिटा दो, वेरी नाइस। तो यहाँ पे यही आपको पता चल गया है, क्या बात है, ये लो, ठीक है। तो दो नंबर्स क्या हो गए, x और x +1, ये है आपके दो नंबर्स। थोड़ा सा डार्क कुछ लेते हैं इसमें, हाँ। तो देखो इधर ये कह रहा है इनका सम ऑफ स्क्वायर्स, भाई x का भी स्क्वायर कर दो, x +1 का भी स्क्वायर कर दो और जोड़ दो इनको, तब क्या बनता है 365। इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 365।
5। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया 2x हो गया, प्लस का 1 जो है उधर जाके माइनस हो गया 364। 2 2 2 दोनों में है, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 182। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके जो है आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। फटाक से फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो ये नंबर लगातार आने वाले हैं, इसका मतलब ये है 13 और 14। ये बुक का सेम क्वेश्चन है और बुक में भी आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन लगातार आते हुए दिख जाएंगे। तो इसमें 14 और 13 इसका है आंसर। तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। देखो ध्यान से, प्लस का आपको चाहिए होगा 14, माइनस का आपको चाहिए होगा 13। वैसे इतना कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 13 एंड 14, दैट्स द आंसर। क्योंकि ये माइनस का 13 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा 13 एंड 14। आपको जो फैक्टर्स आते ही पता चल गया होगा कि यही हमारे आंसर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतने ही हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ यहाँ तक के 2024 तक के सारे कंप्लीट होते हैं और सब कंप्लीट होने पर चलिए भैया दी एंड लेट्स पार्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। और आई होप आपको यहाँ तक की सीरीज़ जो है बहुत अमेजिंग लगी होगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पहुँच गया होगा क्योंकि आपको पता चला होगा कि एग्जामिनर कितने ज़्यादा आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहा है और हम कितना ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपको किसके लिए चाहिए, कौन से चैप्टर के लिए चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिए गए होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करें। और एक और चीज़ कमेंट करके बताएं मुझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फटाक से कमेंट करें क्योंकि मैं रिवीजन साथ साथ ही करवाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप लोग खुद इतने ज़्यादा बिजी हैं कि बाद में नहीं पढ़ पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आपको, उसको कमेंट ज़रूर करें। और बहुत ही जल्द आपकी साइंस की PYQ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट। अभी मैं बीमार हो गया था, इस वजह से क्लासेस काफ़ी डिले हो गई थी और नाउ आई एम बैक इन शेप। तो चलिए भैया फटाक से आगे की PYQ सीरीज़ को अब टाइमली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का हमारा टारगेट रहा है, बट मैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले तक PYQ सीरीज़, उसके साथ टेस्ट वर्क के जो सॉल्यूशन है और साथ में साइंस की PYQ सीरीज़, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। और अगर मुझे समय मिला तो मैं SST की PYQ सीरीज़ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू हैव बीन लवली स्टूडेंट्स। और ऐसे ही पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है मैथ्स के अंदर, और मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने का टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। इस सेशन में वो इतना अच्छे से इम्प्लाई नहीं हो पाया, बट अपकमिंग सेशंस के लिए ये चैनल बहुत ही अच्छा रामबाण साबित होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।